नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। अलीगढ़ में उस वक्त अफरा तफरी और भगदड़ मच गई जब दो युवक बिरयानी की दुकान पर बिरयानी खाने के लिए पहुंचे हुए थे और दुकानदार के पैसे मांगने पर दबंगों ने उस पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। अलीगढ़ में पति पत्नी के विवाद में पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 3 साल पहले महिला ने प्रेम विवाह किया हुआ था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अलीगढ़ में बड़ा हादसा होने से टल गया। दिल्ली जा रही यात्रियों से भरी रोडवेज बस में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण इंजन में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, तो वहीं चालक की सूझबूझ से सवारियों की जान बचाई गई। पुलिस के नाक में दम करने वाले अंतर जनपदीय शातिर ठग के सरगना बजरंग बहादुर सिंह को बस से पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आपको बता दें, शातिर ठग अपने साथी के साथ मिलकर कई राज्यों में एटीएम बदलकर धोखाधड़ी किया करता था। अपनी गर्लफ्रेंड की फरमाइश को पूरा करता था। आरोपी के पास से एक टाटा सफारी गाड़ी, तमंचा और कुछ रुपए भी बरामद हुए। बलरामपुर में जिले में ग्राम सचिव नागरिकों ने गंभीर आरोप उन पर लगाए हैं। ग्राम सचिव पर आरोप है कि फर्जी फार्मों पर ग्राम विकास के लिए आने वाले तकरीबन 16 लाख रुपए का भुगतान करवा लिया गया है। इस पैसे से ग्राम सभा में किसी तरह का कोई भी काम नहीं करवाया गया। इस पूरे मामले पर सीडीओ ने कहा कि इस मामले पर जांच कमेटी गठित की गई है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड लेखपाल संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रत्याशी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। उत्तराखंड लेखपाल संघ के प्रदेश चुनाव के दृष्टिगत आज प्रदेश अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ताराचंद्र ने 7 कार्यों को गारंटी के साथ कराने के साथ ही अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। रामपुर उपचुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। कोतवाली 39 थाने के सामने सड़क पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। पुलिस के सामने ही एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने लगे। पुलिस सारे मामले में बीच बचाव करती नजर आई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तफ्तीश तेज कर दी है। सहारनपुर की गंगोह पुलिस ने 125 ग्राम स्मैक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली सफलता। स्मैक की 25 लाख की कीमत आकी जा रही है, जिसके साथ में 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। बदायूं के जरीफ नगर थाने के ढेल गांव में युवक ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज करते हुए युवक को गिरफ्तार भी कर लिया। झांसी में रेलवे क्रॉसिंग के पास बने मंदिर में प्रतिमा को अराजक तत्वों ने खंडित कर दिया। मंदिर में प्रतिमा तोड़ने को लेकर बवाल हुआ है। हिंदू संगठनों ने हंगामा काटा। मौके पर पुलिस बल भी मौजूद है। जालौन हमीरपुर सीमा पर खनन माफिया बेखौफ हैं। जिला प्रशासन और शासन की आंखों में धूल झोंकते हुए नजर आ रहे हैं और करोड़ों के राजस्व का चूना भी लगा रहे हैं। पोकलैंड मशीनों से ये पूरा अवैध खनन किया जा रहा है। हरदोई में सहज जन सेवा केंद्र संचालन से 3 लाख की लूट हुई है। घर से केंद्र पर जाते समय बदमाशों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया। सर पर लोहे का रॉड मारकर नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में मिला वृद्ध आदमी का अध जला शव मिलने से इलाके में हड़कंप का माहौल देखने को मिल रहा है। परिजनों ने लगाया हत्या करते हुए शव जला देने का आरोप। लखीमपुर खीरी में नकली खाद का कारोबार करने वाले लोगों का पर्दाफाश हुआ है। धौरहरा सांसद रेखा वर्मा का प्रतिनिधि बताने वाले व्यक्ति ने नकली खाद का कारोबार किया हुआ था और अपने साथ में कई पार्टनर्स भी रखे हुए थे। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फतेहपुर में गांव के लड़के पर किशोरी के साथ जबरन रेप की घटना को अंजाम देने का आरोप है। पीड़िता के मुताबिक जान से मारने की धमकी देकर कई बार घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। हमीरपुर में मदरसा प्रबंधक प्रधानाचार्य सहित 8 लोगों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने जांच में दोषी पाए गए तमाम लोगों पर अब जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मदरसा प्रबंधक सालों से फर्जी तरीके से सरकार से वेतन ले रहे थे।
लखीमपुर खीरी एसपी ने नवीन थाना उचौलिया का शुभारंभ कर दिया है। थाना पसगवां की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी उचौलिया को बनाया गया है। अधीक्षक संजीव सुमन ने थाने का निरीक्षण भी किया। आगरा में शिक्षक बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। समय से स्कूल में शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं। प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय बड़ोबरा खुर्द का ये पूरा मामला है, जहां पर बच्चों के भविष्य को शिक्षक ही तार तार करते नजर आ रहे हैं। अमेठी में यातायात माह को लेकर के जागरूकता रैली निकाली गई। हरी झंडी दिखाकर अमेठी एसपी इला मारन ने इसको रवाना किया है। रैली के माध्यम से यातायात के नियमों को लेकर लोगों को जागरूक किया गया और इस जागरूकता अभियान में पुलिसकर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाइक रैली में तमाम पुलिसकर्मी पुलिस वर्दी में लोगों को जागरूक करते हुए भी नजर आए। राम जानकी विवाह उत्सव कार्यक्रम में बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। ठुमके लगाने का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो आजमगढ़ का बताया जा रहा है। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड से बड़ी खबर है। विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। सदन में महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठा हुआ है। भाजपा विधायक महेश जीना सवाल पूछते नजर आए। उन्होंने कहा है, सरकार से पूछा है कि महिला सशक्तिकरण के लिए आखिरकार कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो चलाई गई हैं। तो बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। भाजपा विधायक महेश जीना ने सवाल पूछा महिला सशक्तिकरण को लेकर के और उनका सीधा सवाल कि सरकार महिला सशक्तिकरण के दावे और वादे तो बहुत करती है, लेकिन इस दिशा में कदम क्या उठाए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत काम्बोज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? महिला सशक्तिकरण को लेकर के सरकार से सवाल पूछा गया है। हालांकि आरक्षण को लेकर के पहले ही कल उन्होंने क्लियर कर दिया कि 30% आरक्षण को लेकर के हम विधेयक पटल पर रख रहे हैं और उस पर हम काम भी करेंगे। और आज महेश जीना ने पूछा है कि और अतिरिक्त योजनाएं कौन सी हैं जो सरकार चला रही है। वर्षा भी कावड़ियों के ऊपर कराने का काम। अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और जमकर सरकार पर निशाना साधा गया है, चाहे फिर वो विपक्ष के विधायक हो जिन्होंने सवालों की झड़ी लगाई या फिर सत्ता पक्ष के विधायक हो। सत्ता पक्ष के ही विधायक है महेश जीना, जो सल्ट विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्होंने सवाल लगाया था कि महिलाओं की क्या स्थिति है, महिलाओं के विकास को लेकर उत्तराखंड सरकार क्या योजनाएं चला रही है और किन किन योजनाओं का कितना इंप्लीमेंटेशन अभी तक सरकार की तरफ से किया जा चुका है। तो ऐसे में विधानसभा के भीतर महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य की तरफ से जवाब दिया गया है कि वो कई योजनाओं का संचालन कर रहे हैं और सबकी स्थिति बेहतर है और अभी फिलहाल आने वाले समय में और कई योजनाएं ऐसी हैं जो पाइपलाइन में हैं, लेकिन उनको जब इंप्लीमेंट किया जाएगा उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि योजना के माध्यम से किस क्षेत्र को सरकार छूने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर सत्र का दूसरा दिन था और सीएम धामी ने खुद अभी जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर धर्मांतरण कानून को लेकर बात कही है तो गैरसैंण सत्र को लेकर भी बात कही है। तो कुल मिलाकर सत्र में तमाम सवाल जवाब चल रहे हैं। सत्र की स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है, इसको लेकर खुद सत्ता पक्ष की बात की जाए तो संजीदा बना हुआ है। मुख्यमंत्री खुद इस बात को मान रहे हैं कि सवाल जवाब कई होते हैं, विपक्ष निशाने पर भी सरकार को लेता है, लेकिन सरकार ने अपनी जवाबदेही जनता के प्रति पूरी तरह से तय की हुई है और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। इसी का नतीजा था कि बीते रोज सरकार की तरफ से 36 आरक्षण, महिला आरक्षण और धर्मांतरण कानून को लेकर अध्यादेश लाया गया है सदन के भीतर, जिस पर आज चर्चा हो रही है। वो तमाम परिस्थितियां कैसी अनुकूल की जा सकती हैं उत्तराखंड प्रदेश के भीतर, इसको लेकर सरकार अजीत, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी। देखिए, कल जब सदन का पहला दिन था तो उस दौरान तो विपक्ष लगातार हंगामे के मोड में नजर आया और यही वजह थी कि सदन को कई बार स्थगित भी करना पड़ा है। अब 5 दिसंबर कैसे कटेगा, कैसे विपक्ष को वो शांत रख पाते हैं, सवालों का जवाब मिलता है या नहीं मिलता, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन आज दूसरा दिन है, विपक्ष की तरफ से किस तरीके के रवैया और कौन कौन से ऐसे प्रमुख सवाल हैं जो पटल पर रखे गए?
बिल्कुल, अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष के कई नेताओं से हमने सुबह ही बात की थी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी थे, और साफ तौर पर जो आज का मुद्दा था वो कई संजीदा सवालों के साथ था कि आपदा प्रबंधन उत्तराखंड में कैसा हो रहा है, क्यों स्थिति यहाँ पर आपदा प्रबंधन के नाम पर खराब की हुई है। तो तमाम ऐसे सवाल थे जिसको लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में था विपक्ष। और सत्र की कार्रवाई जब सुबह 11 बजे शुरू हुई तो कई मामलों में विधायक कोई के सवालों से सरकार के जो मंत्री थे वो फंसते हुए नजर भी आए, लेकिन सीधे तौर पर बीते रोज ही मुख्यमंत्री की तरफ से सभी विधायकों मंत्रियों को तैयार किया गया था कि अगर किसी मंत्री के बाबत कोई सवाल आता है तो पूरे होमवर्क के साथ सदन में उपस्थित हो, और कोई भी अगर विपक्ष का सवाल हो या सत्ता पक्ष का सवाल हो उसका पूरा संतोषजनक जवाब यहाँ पर देना होगा सदन के भीतर। तो ऐसे ही कई सवालों के जवाब देते हुए मंत्री नजर आए हैं। हालांकि विपक्ष पूरी तरह से असंतुष्ट नजर आता है, जो उनका रवैया रहता है कि सरकार जवाब जरूर दे रही है सवालों का, लेकिन सीधे तौर पर जो संतोष एक जवाब होना चाहिए या जो आंकड़े प्रस्तुत होने चाहिए वो सदन के भीतर नहीं दिए जा रहे हैं। ढुलमुल रवैया है सत्ता पक्ष के मंत्रियों का, जो सीधे तौर पर विपक्ष को असंतुष्ट कर रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपने देखा, समझा और सुना किस तरीके से विपक्ष सरकार को लगातार घेरने का काम कर रहा है और सत्ता पक्ष की कोशिश है कि हर एक सवाल का जवाब दिया जा सके। लेकिन उन्होंने एक अपील तमाम विपक्षियों से, सत्ता पक्षधारियों से भी की है कि जो भी अपना सवाल लेकर के आ रहा है, सवाल पटल पर रख रहा है, उसके साथ में पूरी रिसर्च होनी चाहिए। तो वहीं उत्तराखंड में अब जबरन धर्मांतरण करने वालों की खैर नहीं होगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दरअसल उत्तराखंड में धर्मांतरण को लेकर के कड़ा कानून और कड़ी सजा दी जाएगी। इसको लेकर सदन में विधेयक टेबल हो चुका है और इस दौरान इसको लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी हमारे साथ है। सर, धर्मांतरण को लेकर के सख्त कानून बनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत सख्त कानून बनाया गया। उत्तर प्रदेश से भी सख्त कानून हमने बनाया है और हमारी सीमाएं नेपाल और चीन से मिलती जुलती हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर धर्मांतरण का कानून बहुत सख्त कानून हो। इसके अंदर हमने जो है सज़ा भी ज़्यादा रखी है, 2 साल से 7 साल तक की रखी है, अर्थदंड भी रखा है इसके अंदर। तो सख्त कानून होगा तो हमारी जो सीमाएं हैं महफूज रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी, तो इसलिए हमने ये सख्त कानून बनाया है। सर, विंटर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भी अब सरकार पहल कर रही है, किस तरह से कार्य चल रहे हैं सर? विंटर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं और अब जैसे हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो है 50 लाख और भी ज़्यादा यात्री आएंगे, तो उसके लिए हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि उनकी बॉडीली जो है कंपनसेशन कैसे होगा, कैसे वो क्लाइमेटाइज होंगे, इस सब चीज़ को देखते हुए आगे हम योजना बना रहे हैं। सर, नेपाल और उत्तराखंड के लिए भी हवाई सेवा शुरू होने जा रही है, उस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, अभी मैं चल रहा हूँ, टाइम कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमसे चर्चा कर रहे थे। देहरादून से विशाल गर्ग, जनता टीवी। तो ये उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने सभी मदरसों में ड्रेस कोड लागू करने का फैसला किया है, जिसका विरोध होने लगा है। तो वहीं जनता टीवी से खास बातचीत में शादाब शम्स ने ड्रेस कोड लागू करने को लेकर तस्वीर साफ कर दी। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता अजीत काम्बोज ने शादाब शम्स से, सुनिए। उत्तराखंड प्रदेश में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स जी ने ऐलान कर दिया है कि सभी मदरसों में अब ड्रेस कोड अनिवार्य तौर पर लागू होगा और खुद शादाब शम्स जी इस वक्त हमारे साथ है। शादाब जी, किस तरह से पूरा प्लान है आपका, ड्रेस कोड कैसे आप लागू करेंगे? देखिए, मदरसा एक अरबिक वर्ड है जिसकी हिंदी अनुवाद जिसका विद्यालय होता है और इंग्लिश में उसे स्कूल कहते हैं। तो ये विद्या के मंदिर हैं और सारे स्कूल्स में एक ड्रेस कोड की तरह ड्रेस में यूनिफॉर्म में बच्चे जाते हैं। तो मेरे मदरसे में मेरे बच्चों को यूनिफॉर्म ना मिले तो मुनासिब नहीं है। हमने कहा है कि हम मॉडर्न मदरसे बना रहे हैं। मॉडर्न मदरसे में मेरे बच्चे मॉडर्न होंगे, वो एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ेंगे, वो इंग्लिश स्कूल में जाएंगे, प्रॉपर अच्छे ड्रेस में जाएंगे। क्या मेरे बच्चों का अधिकार नहीं है कि वो अच्छे ड्रेस में जाएं? तो इसलिए हमने तय किया है कि 103 मदरसे जो उत्तराखंड के हैं वक्फ बोर्ड के पास, उन 103 के 103 मदरसों में हम ड्रेस कोड भी लागू करेंगे, उसमें एनसीईआरटी का सिलेबस लागू करेंगे। सुबह फजर की नमाज से 8 बजे तक अपना कुरान का दर्स होगा और 2 बजे के बाद वो फिर मदरसे के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। जो कुरान के तालिब इल्म होंगे वो वहाँ पर अपनी स्टडीज़ करते रहेंगे, एज अ हॉस्टल में रहेंगे, और जो स्कूल वाले डे स्कॉलर होंगे वो बच्चे, मुस्लिम बच्चे आएंगे और अपना स्कूल की शिक्षा भी पाएंगे और बोर्डर्स के साथ पढ़ेंगे भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज बदलते हुए भारत में, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे दादा के पास, शायद दादाजी के पास हमारे मोबाइल नहीं होता था, हमारे पिताजी के पास भी नहीं होता था, लेकिन हमारे पास है। हमारे बच्चे पैदा हुए तो उनके हाथ में मोबाइल था। तो हम ये कह सकते हैं कि अब
देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, नए विजन नई सोच के साथ हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा और ऐसे बच्चे आगे आए कि जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पर चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर, साइंटिस्ट बने और देश को ताकत देने का काम करें। मुझे लगता है कि जो मोदी जी ने सपना देखा था कि मदरसों के बच्चों के हाथ में एक हाथ में कुरान और दूसरे में लैपटॉप हो, वो देवभूमि उत्तराखंड से आपको बहुत जल्द नजर आएगा। लेकिन अध्यक्ष जी, इसमें आपका जब से फैसला सार्वजनिक हुआ है तब से इसका विरोध भी शुरू हो चुका है, तो उसको कैसे आप डाउन करेंगे जी? देखिए, विरोध करने वाले विरोध करेंगे, हमें काम करना है और मुझे लगता है कि मेरे बच्चों के बारे में, मैं मुस्लिम समाज से आता हूं, मैं भी तो मुसलमान हूं, क्या कोई इसलिए मुझसे नफरत करे कि मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ओतप्रोत हूं तो इसलिए आप मुझसे नाराजगी दिखाएंगे? मुझे भी मेरी कम्युनिटी के बच्चों की चिंता है, मैं भी चाहता हूं उन्हें बेहतर भविष्य मिले और उनका बेहतर भविष्य तभी मुमकिन है जब मेरे बच्चे एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में कुरान लेके चलेंगे। तो जो अपने आप विरोध करने की राजनीति करें उनसे मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों को जो विरोध करने वाले हैं वो जरा मदरसे की तालीम तक सीमित रखें, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में ना पढ़ाएं, तो मैं मानूं उनका विरोध जायज़ है। ये तो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब समझी जिन्होंने जनता टीवी से खास बातचीत में साफ कर दिया है कि ड्रेस कोड तो मदरसों में हर हाल में लागू होगा। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो फिर अपने बच्चों को इंग्लिश माध्यम से पढ़ाने की इच्छा ना जताएं। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको मुजफ्फरनगर से दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का मुजफ्फरनगर का दौरा है आज। खतौली उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज अपनी जान झोंकने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। डीएम-एसएसपी ने जनसभा स्थल का निरीक्षण कर लिया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। खतौली कस्बे के नवीन मंडी में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होने वाली है। मुजफ्फरनगर के खतौली के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आएंगे। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। पवन हमारे साथ में मौजूद हैं ग्राउंड जीरो से। पवन, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? सीएम योगी आदित्यनाथ आज खतौली में राजकुमारी सैनी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पूरी तरीके से आ रहे हैं और ऐसे में सीएम योगी की प्रेजेंस का क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? स्कूल में जो विद्यार्थी जाते थे 11वीं 12वीं में, तो किताब जो बचता है ना, बचता बाद में करने पर रखा था, एमपी में दीवार वाला कट्टा लगाने के जाता है, यहाँ पे कई पार्टियों के बाद से पहले मोदी जी आए, नेशनल हाईवे, रेलवे के काम की शुरुआत की 2017 में। पवन, आप जहां पर मौजूद हैं इस समय, उस रीत से थोड़ा सा बाहर आइए, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है। तब तक हम तमाम दर्शकों को बता दें, बीजेपी प्रत्याशी और सपा प्रत्याशी के तौर पर सीधे तौर पर दंगल देखने को मिल रहा है खतौली कस्बे में। हालांकि यहां पर उपचुनाव है और इस उपचुनाव में बीजेपी और सपा के बीच में सीधी टक्कर है। खतौली से जो प्रत्याशी हैं वो राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी हैं मदन भैया, और इस क्षेत्र में अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार जनता का विश्वास किसकी तरफ, जनता का झुकाव किसकी तरफ देखने को मिलता है? क्या जनता बीजेपी की प्रत्याशी को पसंद करती है या फिर मदन भैया, जिनको लेकर के हमने जब गाजियाबाद लोनी से जो विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, उनसे भी बातचीत करी थी, तो उन्होंने कहा था कि मदन भैया ने किसानों पर गोली चलवाई। और ये सभी जानते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के कुछ ऐसे पुराने प्रकरण हैं जिनको लेकर के किसानों में आक्रोश भी है। अब जनता किसकी तरफ जाएगी? दोनों ही आरोपी हैं जो मैदान में हैं, जनता किस पर अपना विश्वास जताएगी ये देखने वाली बात होने वाली है। पवन जुड़े हुए हैं हमारे साथ में लगातार। पवन, अपनी बात आप पूरी कर लें। दिल्ली जाएगा, नौकरी करके शाम को घर आएगा, इस सरकार की सोच ये है, इस मुख्यमंत्री की सोच ये है, और जो विपक्ष नेता हमारे बीच में आते हैं। पवन, अपनी बात आप पूरी कर लें। ग्राउंड जीरो पर आपको कैसी हलचल नजर आ रही है? सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचने का कितना उत्साह है लोगों में? मैं आपको बता दूं कि हम जनसभा जबरदस्त भीड़ है। मेरे कैमरा मेरे डायरी कैमरा आपको दिखाएंगे। खतौली चुनाव को लेकर चुनाव यहाँ चल रहे हैं, चुनाव को लेकर यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता जनसभा में है और भीड़ लगातार बढ़ रही है, क्योंकि सड़कों पर भी मौजूद है।
लोगों की भीड़ दिखाई है यहाँ पर। पवन, कितनी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पश्चिमांचल में, या यूं कहें कि खतौली सीट पे जब चुनाव का प्रचार हो रहा है, नेता मंत्री पहुंच रहे हैं, तो लोगों का उतना जमावड़ा नहीं लग पा रहा है। तो एक बार आप लोगों का हुजूम दिखाइए कि कितने लोग इस रैली में पहुंचे हुए हैं। इस वक्त पंडाल में मौजूद है, जनसभा में मौजूद है। चारों तरफ कार्यकर्ताओं, बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ ही इस वक्त मौजूद है। और ये भीड़ केवल यहाँ ही नहीं है, पंडाल के अंदर ये भीड़ सड़कों पर भी मौजूद है। खतौली विधानसभा पर लगातार मेरे कैमरामैन आपको बड़ी भीड़ दिखाएंगे, दूर तक आप मौजूद रहेंगे। पवन, देखिए, राजकुमारी सैनी की बात की जाए या फिर मदन भैया की बात की जाए, दो कैंडिडेट हैं इस क्षेत्र से जो चुनावी रण में कांटे की टक्कर जिनके बीच में देखने को मिल रही है। जनता किसको ज्यादा पसंद कर रही है? क्योंकि बीजेपी का कहना है कि हमने मदन भैया की सारी करतूतें याद दिला दी है जनता को, तो अब उनका डाइवर्जन जो है वो बीजेपी की तरफ हो गया है। ये मैं बता दूं, अभी भी नंदकिशोर जो गाजियाबाद के विधायक हैं, उन्होंने भी काफी आरोप करके लग रहा है कि चलिए, बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। रामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चंद्रशेखर आजाद रावण पहुंचे हैं रामपुर। असीम रजा के समर्थन में चुनाव प्रचार, चंद्रशेखर आजाद रावण करते नजर आएंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, रावण अच्छे प्रवक्ता तो हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मंच से हुंकार भरते हैं तो लोग उनको सुनते हैं। ऐसे में ये जनता जो उनको सुनने के लिए, किसी भी निर्दोष को सजा हो सकती है। मैंने तो खुद 16 महीने जेल काटी। इसी सरकार ने मेरे ऊपर रासुका लगाई। ये दमनकारी सरकार है, लोकतंत्र की हत्यारी। ये लोकतंत्र और लोकतंत्र का जो उद्देश्य है उसमें भरोसा नहीं रखती है, हमेशा से लोकतंत्र को कुचलना चाहती है, उसी के परिणाम है। तो इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की। बिना पंजीकरण के 111 मदरसे चल रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है। लखनऊ में कुल 242 मदरसों का सर्वे किया गया। लखनऊ में 131 मदरसे मान्यता प्राप्त, जबकि ज़कात की रकम से 111 मदरसे ऐसे हैं जो चल रहे हैं। आय व्यय का लेखा जोखा संतोषजनक नहीं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तौकीर किदवई ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? 111 की संख्या पाई गई है ऐसे मदरसों की जो कि ज़कात की रकम से चल रही है, और इनका ना तो पंजीकरण है और ना ही कहीं पर डेटा मौजूद है। कि ये सर्वे वैध नहीं है। ये सर्वे सिर्फ एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि कितने जो मदरसे हैं उनकी क्या स्थिति है, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम क्या है, इसको लेकर सर्वे किया गया ताकि उन मदरसों के लिए बेहतरी और आगे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जा सके। फिलहाल जहाँ तक मानकों की बात है, ये किसी रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड की बात है सिर्फ, क्योंकि जो मदरसे पंजीकृत नहीं है तो ज्यादातर मदरसे पंजीकृत कहीं ना कहीं से होना उनके लिए आवश्यकता नहीं होता है पहले। अब अगर कोई स्थिति बनती है, यह सरकार से नियम बनाती है कि सभी मदरसों को पंजीकृत होना होगा, तो फिलहाल तब उसके बाद आने वाले समय में ये अपना पंजीकरण कराएंगे। लेकिन वैध की जहाँ तक बात है तो जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है वो लगातार इस बात को उठाते रहे हैं कि ये कभी भी वैध के लिए था ही नहीं सर्वे। केशव प्रसाद मौर्य उन्होंने कहा था ऐसे ये मदरसे जो भी अवैध है उसका कोई अवैध सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं चल सकता। उसके बाद से जावेद इफ्तिखार का फिर एक बयान आया था, उन्होंने ये कहा कि जो सर्वे हो रहा है ये सिर्फ
एक जानकारी के लिए किया जा रहा है कि एजुकेशन सिस्टम को मदरसों के लिए और कैसे बेहतर किया जा सकता है। लेकिन लखनऊ से ये जरूर चौंकाने वाली रिपोर्ट है कि 111 से ज्यादा ऐसे मदरसे थे जो मानकों के विपरीत हैं या यूं कह सकते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। अब उनको कैसे जोड़ा जाएगा, क्योंकि मोटी फाइल मदरसा बोर्ड में भी पड़ी है जहां पर मदरसे के संचालक हैं उन्होंने अप्लाई किया है अपने आप को रजिस्टर्ड कराने के लिए। लंबे समय से सरकारी दफ्तरों पे चक्कर लगाते रहते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये सर्वे बड़े पैमाने पर हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में 8,400 ऐसे मदरसे पाए गए जो रजिस्टर्ड नहीं थे। तो फिलहाल एक बड़ी चौंकाने वाली भी है कि उसमें रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड मदरसे चल रहे थे। अब इसको कैसे इनको जोड़ा जाएगा, मुख्य धारा से कैसे जोड़ेंगे, एजुकेशन सिस्टम कैसे बेहतर होगा, क्या जो 615 जो मदरसे सरकारी मदद से चल रहे हैं, जो सरकारी सैलरी आ जाती है, क्या सभी मदरसों को सरकारी सर्विस दी जाएगी, सभी सरकारी मदद से चलेंगे और सबको सरकारी नौकरियां दी जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है कि सरकार ने सर्वे कराया है, इसका मकसद क्या होगा आने वाले समय में जरूर तस्वीर साफ होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तौकीर किदवई जुड़े जिन्होंने साफ तौर पर बताया मदरसों का सर्वे तो हुआ है, यहाँ पर वैध और अवैध का मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि जो गैर पंजीकृत मदरसे हैं उनको आखिरकार अब पंजीकृत कैसे किया जाएगा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।